फर्स्ट न्यूमेरिकल वाली केस स्टडी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये केस स्टडी आने के चांस पूरे रहते हैं न्यूमेरिकल वाली, ठीक है ना। इस केस स्टडी में देखो ध्यान से, तो हमें क्या क्या गिवन है, लिखा है वीवो लिमिटेड। वीवो लिमिटेड इज़ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, इट हैज़ ए शेयर कैपिटल 60 लाख। तो उसके पास शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल टोटल है 60 लाख। 2 मिनट, शेयर कैपिटल है 60 लाख, ठीक है 60 लाख। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे जो जो चीज़ें गिवन होगी। आगे लिखा है द EPS अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर इज़ 0.50। अर्निंग पर शेयर कितना था पिछले साल, पिछले साल क्या EPS दे रखा है, EPS अर्निंग पर शेयर कितना था 0.50, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 2 मिनट, ये आ गई 2 मिनट, ये आ गई शेयर कैपिटल और EPS कितना गिवन है प्रीवियस ईयर का, EPS अर्निंग पर शेयर 0.50 EPS गिवन है। आगे लिखा है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि हम पहले एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या करा, एडिशनल कैपिटल कंपनी लेके आ रही है और पैसे बिजनेस में लेके आ रही है ऑफ रुपीज़ 40 लाख। कितने रुपए लेके आ रही है, 40 लाख रुपीज़ लेके आ रही है। द कंपनी रेज्ड फंड रेज कर रही है इसके लिए डिबेंचर से, 10% डिबेंचर से। तो 40 लाख रुपए कंपनी और लेके आ रही है और उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आ रही है, डिबेंचर से। लिखा है ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर द कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट 8 लाख ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करंट ईयर में, तो ये मैं मान लेता हूँ डाटा जो गिवन था, अभी जो डाटा गिवन था हमें ये प्रीवियस ईयर का गिवन था, ये प्रीवियस ईयर का डाटा था, P.ER लिख रहा हूँ मैं, और करंट ईयर का डाटा, करंट ईयर का डाटा वो कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल 60 लाख ही है, 40 लाख और रुपीज़ लेके आए। वो किस तरीके से लेके आए, 10% डिबेंचर से। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिबेंचर कुछ नहीं थे, प्रीवियस ईयर में डिबेंचर नहीं थे हमारे पास, लेकिन इस ईयर हमने डिबेंचर से पैसे कितने ले लिए हैं, 60 लाख डिबेंचर से पैसे ले लिए। आगे लिया है और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, EBIT। EBIT मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT इसको क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, क्लियर है। आगे लिखा है स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेंड और लॉस। वो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर को फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ डाइवर्सिफिकेशन से, जो इन्होंने 40 लाख रुपीज़ और लेके आया ना डिबेंचर के थ्रू, तो इससे शेयर होल्डर को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब ये कैसे पता लगेगा, अगर हमने शेयर होल्डर को देखना ना, शेयर होल्डर को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो शेयर होल्डर के बारे में पूछ रहे हैं कि शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट हुआ डाइवर्सिफिकेशन का कि नहीं। डाइवर्सिफिकेशन जो हुई, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बिजनेस की और ग्रोथ के लिए उन्होंने पैसे जो डिबेंचर से लिए उससे शेयर होल्डर का बेनिफिट हुआ कि नहीं। तो बेनिफिट हमने देखना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि बेनिफिट पूछा हमसे, बेनिफिट हुआ कि नहीं ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क, बेनिफिट पूछा है इसका शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का बेनिफिट हम किसको देख के करेंगे, EPS को देख के। EPS का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर होल्डर को कितने पैसे अर्न हो रहे हैं, कितने पैसे कमा पा रहा है वो एक शेयर के पीछे। तो शेयर होल्डर के बेनिफिट को, तो मैं कहूँ अगर मुझे बेनिफिट देखना है शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर का बेनिफिट देखना है तो मैं क्या देखूंगा इसके लिए, EPS, ठीक है। अगर EPS बड़ा होगा इस साल तो बढ़िया बात है मेरे लिए, मीन्स जो शेयर होल्डर है उसको, उसका पर शेयर उसको पैसे ज़्यादा आएंगे। अगर EPS डिक्रीज़ हुआ होगा तो उसके पैसे कम आएंगे। पिछले साल का EPS देखो तो क्वेश्चन में गिवन है 0.50, इस साल का EPS हमें निकालना पड़ेगा। अगर EPS बड़ा होगा तो फ़ायदा है, अगर घटा होगा तो नुकसान है, क्लियर है। फिलहाल क्वेश्चन में हमें, तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले EBIT गिवन है, फॉरवर्ड बना लो और लिखो EBIT, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। तो EBIT जो गिवन है मेरे पास 8 लाख, इसमें से सबसे पहले मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट है 40 लाख पे 10%,
40 लाख पे 10% कितना आ गया? 4 लाख। 4 लाख माइनस कर दूंगा इसमें से, ये आ जाएगा 4 लाख। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ईबीटी आ गया मेरे पास। क्या आ गया ये? ईबीटी। इसमें से माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा? टैक्स। कितने परसेंट? 40%। कितना? 40% ही टैक्स दिया है, ये दिया है 40% टैक्स दिया है, 40%। ठीक है, ये दिया है टैक्स, ये टैक्स दिया है 40%। ठीक है, 40% टैक्स दिया है, तो 40% अगर माइनस करूँ तो कितना आ गया? 40% इसका कितना आ जाएगा? 1,60,000। क्लियर है? और ये माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा? ईपीएस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ईपीएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, अब नंबर ऑफ शेयर के लिए देखो, तुमने एक चीज़ यहाँ पे अज्यूम कर लेनी है, क्वेश्चन में नहीं गिवन। तुम ये मान लो कि 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 100 रुपीज़ फेस वैल्यू। तो 60 लाख को डिवाइड कर दूंगा मैं 100 रुपीज़ से, तो कितना आ जाएगा? 6 लाख, है ना। ये आ जाएगा कितना? सॉरी, यहाँ पे ना 10 रुपये लो, सॉरी 10 रुपये लो, फेस वैल्यू 10 रुपये, रुपीज़ 10 लो। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में बताया नहीं फेस वैल्यू, बतानी चाहिए थी इन्हें फेस वैल्यू कितनी है। फिर मैं अज्यूम कितनी कर लेता हूँ? ₹10 कर लेता हूँ, ₹10 फेस वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। 2 मिनट, फेस वैल्यू ₹10 कर ली मैंने, तो 60 लाख रुपीज़ टोटल है कैपिटल। 60 लाख को अगर 10 से डिवाइड करूँगा तो 6 लाख आ जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर। नंबर ऑफ़ शेयर कितने आ गए? 6 लाख। ठीक है यहाँ तक? तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ शेयर मेरे पास 6 लाख है, नंबर ऑफ़ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर 6 लाख हैं तो 6 लाख से इसको डिवाइड कर दूंगा, और 6 लाख से जैसे ही इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा ईपीएस। क्या निकल के आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ये आ जाएगा मेरा 0.40। कितना आ गया? 0.40। तो देखो ईपीएस क्या हुआ बताओ? ईपीएस डिक्रीज़ हुआ कि इंक्रीज़? पिछले साल ईपीएस कितना था? पिछले साल जो ईपीएस था वो था 0.50, और इस साल ईपीएस कितना है? 0.40। तो ईपीएस क्या हो गया? ईपीएस डिक्रीज़ हो गया, है ना। तो फर्स्ट आंसर क्या लिखोगे तुम कि ईपीएस क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट शेयर होल्डर को नहीं हुआ। सो देयर इज़ नो बेनिफिट, सो देयर इज़ नो बेनिफिट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो देयर इज़ नो बेनिफिट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन टू द शेयर होल्डर। ये तुम आंसर इसका लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अच्छा आगे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, ध्यान से देखो। तो एक और क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि भाई हमें ये बताओ, आल्सो स्टेट 3 फैक्टर, 3 लिखा, आल्सो स्टेट 3 फैक्टर, 3 फैक्टर और बताने हैं जो दैट फेवर द इशू ऑफ डिबेंचर, जो फेवर करते हैं डिबेंचर को इशू करने में। मींस बेनिफिट बताते हैं बोरोड फंड का। बात समझ आ रही है कि डिबेंचर को इशू करने के क्या क्या बेनिफिट है? एक तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि एक तो में टैक्स बेनिफिट हो जाता है ना, टैक्स कम पे करना पड़ता है, एक तो ये बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? टैक्स सेविंग लिख सकते हो, टैक्स सेविंग हो जाती है इससे। और दूसरा क्या होता है? दूसरा बेनिफिट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें कम होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने क्या बताया था? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब शेयर इशू करते हैं ना, शेयर इशू करते टाइम जो खर्चे आते हैं हमारे पास, कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जब शेयर इशू करते हैं। सेबी की कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या करना होता है? प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है मतलब जैसे बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ, तो बैंक से लोन लेने के लिए जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ रही है उसमें जो खर्चे आ रहे हैं, मीन्स 2,000 रुपये के कागजी कार्रवाई आ गई,
तो ये मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है 2000 रुपये। क्लियर है? तो बात समझ आ रही है? तो लोन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिबेंचर के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है? टैक्स सेविंग। दूसरा बेनिफिट क्या है कि फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। और तीसरा बेनिफिट क्या है? कंट्रोल का। कंट्रोल जो है शेयर होल्डर के पास ही रहेगा डिबेंचर के केस में। अगर शेयर से पैसे लेते हैं हम तो शेयर होल्डर और हो जाते और कंट्रोल बढ़ जाता। ठीक है ना? कंट्रोल शेयर होल्डर के पास ही रहेगा डिबेंचर अगर हम पैसे इशू करते हैं। तो 3 बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है? टैक्स सेविंग, फ्लोटेशन कॉस्ट और कंट्रोल। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? टैक्स सेविंग का अगर मैं समझाऊं, टैक्स सेविंग कैसे हुई है यहाँ पे, ये देख लो ध्यान से। अगर मान लो ये इंटरेस्ट ना होता, डिबेंचर से अगर मैंने पैसे ना लिए होते, इंटरेस्ट ना होता, ये ना होता इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बताओ कितनी अमाउंट आ जाती। तो यहाँ पे तो अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो यहाँ पे तो 8 लाख की अमाउंट आ जाती। और मुझे टैक्स कितना देना पड़ता? 8 लाख पे कितना? 8 लाख का 40% कितना हो गया? 3,20,000। बात समझ आ रही है? तो कहाँ मुझे 1,60,000 टैक्स देना पड़ रहा है और कहाँ मुझे 3,20,000 रुपये देना पड़ता। तो ये 3,20,000 की जगह मैं 1,60,000 क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से। बात समझ आ रही है? और इंटरेस्ट किस वजह से आ रहा है? डिबेंचर से मैंने पैसे लिए हैं। क्लियर है? तो टैक्स सेविंग होगी ना, मुझे 1,60,000 के बदले 3,20,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से टैक्स सेविंग। बात समझ आ गई? तो ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये केस स्टडी समझाई, सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आती है पेपर में। चलो नेक्स्ट केस स्टडी देखो। इसके बाद ध्यान से देखो, ये वाली केस स्टडी 2 लिखा है। सोमनाथ लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। तो सोमनाथ एक पर्सन है जो गारमेंट का बिजनेस करता है। ठीक है ना? एक्सपोर्ट करता है। इन द पास्ट द परफॉर्मेंस, क्या लिखा? द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन। प्रीवियस ईयर्स में उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो उसने चाहा था, वहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस रही। कंपनी मतलब अच्छी चल रही है, जो वो चाह रहा था वहाँ तक कंपनी अच्छी चल रही थी। इन लाइन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी। कंपनी यहाँ पे अपग्रेड करना चाह रही है, क्या? मशीनरी। तो इस पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहता है ना? टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन चाहता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है यहाँ तक? इसके बाद आगे लिखा फॉर द फाइनेंस मैनेजर। डिलेमा एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग्स। एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसने क्या एस्टिमेट किया है? उसने ये एस्टिमेट किया है कि कितना फ़ंड हमें रिक्वायर्ड है। एस्टिमेट किया उसने, क्या? फ़ंड रिक्वायर्ड, कितना फ़ंड हमें रिक्वायर होगा और उसकी टाइमिंग, किस टाइम पे रिक्वायर होगा। तो मुझे ये बताओ, तुमने कहीं ये लाइन पढ़ी है? किसी कंसेप्ट में हम ये काम करते थे, एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट किसी कंसेप्ट में करते थे कि नहीं करते थे? एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट किस में करते थे? एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट हम करते थे फाइनेंशियल प्लानिंग में। सही कह रहा है ये। तो इसी लाइन से हमें पता लग गया कि ये फाइनेंशियल कंसेप्ट कौन सा है? फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है, क्योंकि इसी में हम फंड रिक्वायरमेंट की बात करते थे और टाइमिंग, किस टाइम हमें कितने पैसे चाहिए होंगे उसकी बात हम करते थे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अभी समझ में आ गया इस लाइन से। आगे और पढ़ते हैं फिलहाल। लिखा है दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा पॉइंट आ गया, लो फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा पॉइंट याद है? करवाया था ये पॉइंट। क्या लिखा है इसमें? कि लिंक कर रहा है किसको? इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस को। तो एक तो ये पॉइंट हमें देखने को मिल गया और एक पॉइंट हमें देखने को मिल गया, क्या? कि लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। एक ये पॉइंट हमें देखने को मिल गया। ठीक है? आगे क्या लिखा है? डालमिया बिगेन द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। अगले 4 सालों की ये सेल्स फोरकास्ट कर रहा है। सेल्स फोरकास्ट का मतलब कि फ्यूचर में 4 साल, आने वाले साल में 4 सालों में कितनी सेल्स हमारी होगी उसको ये देख के चल रहा है। लिखा है फाई ऑल्सो कलेक्टेड
द रेलिवेंट डाटा अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेट इन द कमिंग ईयर, तो वो और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाले साल में प्रॉफिट्स कितने होंगे, ये भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। बाय डूइंग दिस ही वांटेड टू श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो फंड अवेलेबल कराएगा। थर्ड पॉइंट है कि वो कह रहे हैं कि हम फंड अवेलेबल कराएंगे, फंड अवेलेबल कराएंगे हर टाइम। और कहाँ से? इंटरनल सोर्स से। इंटरनल सोर्स मतलब कि बाहर से पैसे नहीं लेंगे, मीन्स इक्विटी से पैसे लेंगे, बाहर से पैसे नहीं लेंगे। आगे लिखा है फॉर द रिमेनिंग फंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड द अल्टरनेटिव सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, अगर कोई और फंड भी चाहिए होगा तो वो आउटसाइड की तरफ भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कंसेप्ट एंड डिस्कस इन द अबव, तो कौन सा फाइनेंशियल कंसेप्ट है भाई, बता दो आंसर इसका। फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन सा फाइनेंशियल कंसेप्ट की बात कर रहा है ये? फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट आंसर ये हो गया। आगे लिखा है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा क्या हो जाएगा कि फंड अवेलेबल। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में तुम ये लिख दोगे आंसर, फंड अवेलेबल, ये जो मैंने कराया कि फंड अवेलेबल हमें हर टाइम होना चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे? सेकंड, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया फंड अवेलेबल का, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या लिख दोगे तुम? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे ऑब्जेक्टिव में? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये, सेकंड ऑब्जेक्टिव लिख दोगे कि फंड जो है नॉट रेज अननेसेसरीली, फंड रेज करेंगे लेकिन अननेसेसरीली रेज नहीं करना है, ये लिख देना। ठीक है ना? तो दो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल कंसेप्ट के, फाइनेंशियल प्लानिंग के तुम ये लिख दोगे। पहला फंड अवेलेबल व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, फंड अवेलेबल कराना है जब भी रिक्वायरमेंट होगी इसकी। और दूसरा, ठीक है ना, अगर फीचर्स पूछे होते ना, फीचर्स या इंपॉर्टेंस पूछे होते तो फीचर्स में ये लिख देते, फैक्टर अफेक्टिंग पूछे होते या ऑब्जेक्टिव स्लिप पूछे होते, ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंस पूछे होते, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट आ जाते, है ना? याद है तुम्हें ये वाले पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंस में लिखवाए थे, ये वाले पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो केस स्टडी क्लियर है ये वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नेक्स्ट केस स्टडी, देखो नेक्स्ट केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। लिखा है बिजनेस दैट डज नॉट ग्रो डाइज सेज मिस्टर शाह। लिखा द ओनर ऑफ शाह मार्बल लिमिटेड विथ ग्लोरियस 36 मंथ ऑफ इट्स ग्रैंड सक्सेस हैविंग ए कैपिटल बेस ऑफ 80 करोड़। तो 36 मंथ जो हो गए हैं इस बिज़नेस को चलाते हुए और अच्छा बिजनेस चल रहा है, और इसकी टोटल कैपिटल कितनी है, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। कैपिटल कितनी है? 80 करोड़। 80 करोड़ की कैपिटल इसके पास अभी है। आगे लिखा है विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी कुड जनरेट कैश फ्लो विच नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो क्रिएट सफिशेंट बफर। इसका मतलब कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है ना? कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। वो कह रहे हैं कि कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी पे कर पा रहे हैं और कुछ पैसे बच भी रहे हैं, बफर सरप्लस बच भी रहा है। ठीक है ना? कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। बात समझ आई? स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है यहाँ पे। आगे लिखा है द कंपनी इज़ ऑन द ग्रोथ पाथ, तो कंपनी ग्रोथ की तरफ चल रही है। एंड ए न्यू ब्रीड ऑफ कंज्यूमर्स इज़ ईगर टू बाय इटालियन मार्बल, और नए कंज्यूमर जो इस इटालियन मार्बल की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है ना? सोल्ड बाय शाह मार्बल लिमिटेड, शाह मार्बल जो इटालियन मार्बल जो बेच रहा है इसकी तरफ नए कंज्यूमर खींचे चले आ रहे हैं। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, उसको मीट करने के लिए मिस्टर शाह डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग ए माइन। तो मिस्टर शाह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है और उसके लिए पैसे चाहिए। दिस रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट कितने की? 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एक्सपेंशन के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ कि एक तो एक्सपेंड के लिए रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, कितनी रिक्वायरमेंट है? 120 करोड़ की। ठीक है ना? एक लाइन मैंने ये अंडरलाइन की थी कि कैपिटल बेस कितना है? 80 करोड़। और फिर मैंने अंडरलाइन किया कि एक तो फिर मैंने ये पॉइंट निकाल लिया था कि कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है। और फिर इस नीचे वाले पॉइंट से मैंने ये निकाला कि एक्सपेंड करना चाहते हैं बिजनेस और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 120 करोड़। अब ये 3 बातें यहाँ तक की निकाल ली हैं। इसके बाद अगर ध्यान से देखो आगे लिखा है
टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो उसने मिस्टर सेठ, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसको बुलाया और उसने क्या कहा कि जुडिशियस, उसने अपनी जजमेंट दी कि भाई मिक्स ऑफ इक्विटी 40% एंड 60%। वो कह रहा है कि 40% इक्विटी से पैसे लो और 60% कहाँ से लो, डेब्ट से पैसे लो। मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्ट हिम टू टेक ए लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ लो। तो मिस्टर सेठ एक सुझाव और दे रहा है। क्या सुझाव दे रहा है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मिस्टर सेठ क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करो, लोन लो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे कह रहा है कि दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट ऑल्सो रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। फाइनेंशियल रिस्क तो इंक्रीज़ होगा इससे, क्योंकि भाई हम अगर लोन लेते हैं ना, फाइनेंशियल रिस्क हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमें पैसे कमा के वापस करने होंगे। अगर हम लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, तो हमें पैसे कमा के देने होंगे। 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 5 साल के बाद पैसे वापस भी करने होंगे। ठीक है ना, तो इसका फाइनेंशियल रिस्क हमारे ऊपर पड़ जाएगा, लिखा है। लेकिन जो इक्विटी है उनको अच्छी रिटर्न जाएगी, लेकिन रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर को अच्छे पैसे रिटर्न, मतलब ईपीएस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ईपीएस अच्छा जाएगा उनको। आगे लिखा है, आगे पॉइंट लिखा है, ही ऑल्सो अप्रेज्ड हिम दैट इशू ऑफ डेप्ट विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। वो कह रहा है कि अगर डेप्ट इशू करेंगे, इशू ऑफ डेप्ट करेंगे तो डेप्ट से, अगर डिबेंचर से पैसे इशू करेंगे तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कंट्रोल बटेगा नहीं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता ही है। नॉट डाइल्यूट कंट्रोल बटेगा नहीं, ये भी बात निकल के आ गई है कि यहाँ से। ठीक है, एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टैक्स डिडक्टेबल। और क्या क्या बेनिफिट बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेबल होगा, है ना, टैक्स सेविंग होगा हमारे लिए। ये मैंने ऊपर भी केस स्टडी में बताया था, टैक्स सेविंग होगा हमारे लिए। ठीक है, फॉर द कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस विद मिस्टर सेठ एंड मिस्टर शाह डिसाइडेड टू रेज फंड फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हम लोन रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेज करेंगे। आगे लिखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइज मिस्टर सेठ इन द अबव सिचुएशन। तो मिस्टर सेठ जो फाइनेंशियल बता रहा है, एडवाइस दे रहा है, वो कौन सा कंसेप्ट बता रहा है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि कितने % डेप्ट रखो, कितने % इक्विटी रखो। तो ये बात किस में बताई गई थी, कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तुम्हें याद है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता था, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता था, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। इसका मीनिंग ये था कि प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। तो डेप्ट कितना रखेंगे, इक्विटी कितना रखेंगे, ये किस में बताइए, देखो यहाँ पे बताया हुआ है इसने केस स्टडी में। अगर देखोगे तो उसने साफ एडवाइस की थी कि 40% तुम इक्विटी रखो और 60% डेप्ट। क्लियर है, तो उसने कैपिटल स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में ये बताया जाता है कि कितने % डेप्ट रखना है और कितने % इक्विटी। क्लियर है, आगे लिखा है, स्टेट द 4 फैक्टर अफेक्टिंग कंसेप्ट। तो 4 फैक्टर अफेक्टिंग बता देने कैपिटल स्ट्रक्चर के। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, इस वजह से भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कंट्रोल, और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, टैक्स सेविंग। तो 4 फैक्टर हैं इसके, तो ये 4 फैक्टर तुम लिख सकते हो, कैश फ्लो पोजीशन, फाइनेंशियल रिस्क, कंट्रोल और इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं सॉरी टैक्स सेविंग या टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 4 फैक्टर अफेक्टिंग तुम लिख सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी थी, इसको भी कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आई भी हुई है देखो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017 में।